Good morning, everyone. Myself, Aman Kochar, your counseling psychologist and educator. एंड आज मैं एक नई वीडियो के साथ आप सबका वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल पर, जो कि कम्प्लीटली बेस्ड है साइकोलॉजी पर, एजुकेशनल वीडियोस जो साइकोलॉजी की प्रोवाइड की जाती हैं इस चैनल पर. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, I would like to thank you all for the support and for the liking of my videos for my channel, and please keep supporting me and keep liking me and keep stirring. So आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा सेलेक्टिव म्यूटिज्म. एक नया टॉपिक, एक अलग टॉपिक थोड़ा सा, बट इस टॉपिक को मैंने आज क्यों समझाने के लिए चूज किया है या क्यों मैं इस टॉपिक पे आज फोकस करूंगा, उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है दैट पिछले कुछ लेक्चर्स से, पिछले कुछ वीडियोस से मुझे ऐसा फीडबैक आ रहा था दैट मुझे ऐसी वीडियोस प्रिपेयर करनी चाहिए या ऐसे लेक्चर्स प्रिपेयर करने चाहिए जहाँ पर चाइल्ड पर फोकस किया जाता है या बच्चों की साइकोलॉजी पर, जो कि बहुत छोटे होते हैं, एडोलेसेंस से भी छोटे होते हैं, 10, 11, 12 साल से भी छोटे बच्चे होते हैं. एंड वो प्रॉब्लम्स या जो ऑनसेट होता है वो बच्चों में स्टार्ट होता है उस मेंटल इलनेस का या उस मेंटल डिसऑर्डर का. तो उसके लिए मैंने आज एक टॉपिक चूज किया है दैट इज सेलेक्टिव म्यूटिज्म. एंड इस सेलेक्टिव म्यूटिज्म के टॉपिक को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा एक टर्म जो कि होती है एंजाइटी. एक जो होती है एंजाइटी. अब एंजाइटी को किस तरीके से समझा जाता है इस चीज को देखते हैं. एंड अगेन मैं अपने कुछ नोट्स की मदद लूंगा, अपने नोट्स की हेल्प लूंगा, ताकि आप सब लोग उस नोट्स को राइट डाउन कर सकें, समझ सकें. अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि डेली कंटेंट साइकोलॉजी का आपके नोटिफिकेशन एरिया में, आपके फोन्स पर स्प्रेड हो, दिखे. So yeah, let's start with the term anxiety. Anxiety को लोग हिंदी में घबराहट कहते हैं, या एक बहुत ही कॉमन लैंग्वेज, कॉमन फ्रेज के साथ कहते हैं कि हमें बहुत घबराहट हो रही है. तो घबराहट को बेसिकली समझाने के लिए हमें समझाना पड़ता है वो एक साइकोलॉजिकल टर्म जिसे हम एंजाइटी कहते हैं या एंजाइटी इश्यूज कहते हैं. ठीक. एंजाइटी बेसिकली होता क्या है? एंजाइटी इज अ फियर ऑफ द अननोन. जो स्टिमुलस, जो इन्वायरमेंट में चीज नहीं हुई है, नहीं पता कि वो क्या है, बट उसकी वजह से फियर हो रहा है, डर लग रहा है. अब यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट मैं करना चाहूंगा बिटवीन एंजाइटी एंड फियर. एंजाइटी मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपन्स फॉर द फ्यूचर. एंजाइटी या घबराहट होने के लक्षण जो होते हैं वो ज्यादातर फ्यूचर के लिए होते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि वो हमेशा होंगे, हमेशा वो जो हमारे पास सिम्टम्स हैं वो एंजाइटी के फ्यूचर के लिए दिखेंगे हमेशा. दैट इज नॉट द केस, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज ट्रू दैट इट इज फॉर द फ्यूचर. वहीं पर फियर जो होता है, फियर हमारी कंडीशंस को, हमारे ब्रेन की कंडीशनिंग को इस तरीके से वर्क करवाता है दैट फियर हमें प्रेजेंट सिचुएशन में होता है, यानी कि जिस सिचुएशन में हम अभी जी रहे हैं, जिस घटना को जी रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज कॉजिंग फियर. बट वो फियर उस समय खत्म भी हो जाता है. वो फियर अगर सिचुएशन पास ऑन हो जाए, सिचुएशन चली जाती है, सपोज टेस्ट था, टेस्ट हो गया, टेस्ट खत्म हो गया, टेस्ट से होने वाला जो डर था दैट इज फॉर द फ्यूचर, तो वो एक एंजाइटी सिम्टम है. ठीक. तो वो एक एंजाइटी का सिम्टम नजर में आता है एंड दैट इज फॉर द फ्यूचर. तो वो एंजाइटी के सिम्टम्स होते हैं. अब अगर मैं बात करूं कि एंजाइटी को समझाने के बाद, एंजाइटी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं इस टॉपिक पर आऊं जो कि है सेलेक्टिव म्यूटिज्म. तो सेलेक्टिव म्यूटिज्म क्या है, इस चीज को, इस टॉपिक को समझते हैं और जानते हैं कि होता क्या है सेलेक्टिव म्यूटिज्म. हमारे साइकोलॉजी के एरा में, साइकोलॉजी के वर्ल्ड में वी आर हैविंग 2 बुक्स एंड वी आर कैरिंग 2 बुक्स विद आवरसेल्व्स, जिसमें से पहली बुक होती है DSM एंड दूसरी बुक होती है ICD. ठीक. तो DSM और ICD के अकॉर्डिंग
ये कोडिंग अगर कर दी जाती है तो आईसीडी में इस बुक का इस डिसऑर्डर का जो कोड रहता है दैट इज F94.0 एंड बिकॉज ये एंजाइटी डिसऑर्डर्स में काउंट होता है एंड इसका ऑनसेट, इसके बारे में डिटेल्स, सिम्टम्स मेल्स में ज़्यादा होता है, फीमेल्स में ज़्यादा होता है, क्या कंडीशंस हैं कि सिलेक्टिव म्यूटिज्म जो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये बिल्कुल हो सकता है नया टॉपिक हो, या हो सकता है जो साइकोलॉजिस्ट, जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स मेरी वीडियो को देखते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो उनको ये आइडिया हो दैट व्हाट दिस टर्म मीन्स। तो सेलेक्टिव म्यूटिज्म क्या होता है, इसके लिए अगेन मैं अपने नोट्स की हेल्प लूंगा एंड बात करेंगे डीएसएम के बारे में। सो बेसिकली डीएसएम में जो कोडिंग होती है दैट इज अराउंड 312.23। सो ये डीएसएम की कोडिंग है। लेट मी चेक इफ आई एम राइट और रॉन्ग। या आई एम करेक्ट, इट इज 312.23। सो ये कोडिंग्स को जानना भी जरूरी होता है। कभी कभार जो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स होते हैं, आइदर दे आर इन द बैचलर्स, दे आर अंडर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स, तो ये नोट डाउन करना समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती हैं टू नोट डाउन द कोडिंग्स एंड द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर सेवरल मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक, लेट्स कैरी ऑन विद द टॉपिक वंस अगेन। एंड सेलेक्टिव म्यूटिज्म को अगर अब मैं एक्सप्लेन करूं, सेलेक्टिव म्यूटिज्म बेसिकली होता क्या है? सेलेक्टिव म्यूटिज्म इज अ काइंड ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। ये एक तरीके की घबराहट ही होती है, या घबराहट ना कह के एक फियर कहना इसको ज्यादा ठीक रहेगा। एंड फियर भी किस चीज का? फियर होता है सोशल एंजाइटी का। सोशल एंजाइटी, या जिसे और हम एक टर्म से डिस्क्राइब कर सकते हैं दैट इज सोशल फोबिया। तो ये सोशल एंजाइटी एंड सोशल फोबिया, ये जो टर्म है, इसको एक्सप्लेन करना, इसको समझाना बहुत जरूरी है कि ये क्या होता है। तो सोशल एंजाइटी एंड सोशल फोबिया को समझाने के लिए बेसिकली सोसाइटी में, आपकी सोशल लाइफ में, आपकी गैदरिंग्स में, आपके जो भी डेली लाइफ के इनकाउंटर्स होते हैं, उस लाइफ में आपको अगर सोशल गैदरिंग से घबराहट होती है ऑन अ डेली बेसिस, ठीक, अब वहाँ अभी थोड़ी आगे जब हम वीडियो देखेंगे तो वीडियो में हमें समझ में आएगा डिफरेंस दैट इज व्हाट इज अ गुड एंजाइटी एंड व्हाट इज बैड एंजाइटी। हाउ द इशू ऑफ एंजाइटी मीन्स घबराहट, किस नर्वसनेस, तो वो किस तरीके से हमारे लिए बेहतर भी हो सकती है, हमारे लिए अच्छी भी हो सकती है, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती है, हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप कर सकती है काम करने के लिए, पर्टिकुलरली जिस चीज से हम घबरा रहे हैं। सो एंड वहीं पर एक इसका डाउनफॉल भी आता है दैट इज एंजाइटी इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस, जो कि कहा जाता है दैट इज GAD, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। तो ये जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को समझना जरूरी होगा। उसके बाद फोबिया की कंडीशंस आती हैं, देन हमारे पास सोशल एंजाइटी आती है, देन एक और टाइप का फोबिया है दैट इज एगोराफोबिया। पहले इस फोबिया को समझा जाता था, एगोरियाफोबिया, दैट अ फियर ऑफ बीइंग इन क्लोज्ड प्लेसेस, बंद जगहों में रहने का डर एगोराफोबिया था। बट नाउ दिस टर्म हैज बीन लिटिल बिट changed, altered, and agoraphobia now means the fear of being in places. लोगों को भरी मार्केट में भी डर लग सकता है। तो ये एक इसका टिपिकल एग्जांपल है। डर इन द सेंस घबराहट महसूस हो सकती है, दैट जिसको आम लोग इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट के टर्म्स में डिस्क्राइब कर देंगे इफ दे आर नॉट नोन ऑफ दीज टर्म्स, और इफ दे आर नॉट नोन व्हाट द सिम्टम्स आर एंड हाउ दे कैन परसिस्ट इन एन इंडिविजुअल। सो उन चीज़ों के लिए, उन टॉपिक्स के लिए एक सोशल एंजाइटी का दैट इज एन अम्ब्रेला टर्म, एक एंजाइटी बना दिया जाता है एंड जिसको एक्सप्लेन करना as we mental health professionals and psychologists, we find it very much knowledgeable and informative. So yeah, selective mutism के बारे में अगर बात करें तो सेलेक्टिव म्यूटिज्म में हमारे पास जो सबसे पहला क्राइटेरिया होगा दैट इज म्यूट। टॉपिक नाम से ही पता चल रहा है दैट इज बीइंग म्यूट। तो अब म्यूट है उस टाइम पे बट किस टाइम पर म्यूट है? क्या ऐसी कंडीशंस हैं जो आपको म्यूट कर देती हैं? म्यूट मीन्स
कि आप बोल नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, समझ सकते हैं, सारे अपने सोशल इंटरेक्शंस को समझ रहे हैं, समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, बट अगेन जब आपको बोला जाए, जब आपसे पूछा जाए कुछ, तो वो नहीं बोला जाता। या वो जो बच्चा है जिसके साथ ये कंडीशन हो रही है, वो बच्चा क्या करेगा कि वो एकदम चुप हो जाएगा। बट वहीं पर उसको लोग समझते हैं कि वो बहुत ज्यादा शाय है या वो शर्माता है। बट यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन शाइनेस एंड म्यूटिज्म। शाइनेस और म्यूटिज्म के बीच का जो डिफरेंस है, दिस इज एन एंजाइटी डिसऑर्डर, दिस इज अ काइंड ऑफ मेंटल इलनेस। सेलेक्टिव म्यूटिज्म है, बट इट इज quite treatable with many psychotherapies and psychological interventions like behavior modifications and cognitive behavioral therapies, जहाँ पर हमें बिकॉज कहीं ना कहीं बिहेवियर में कमी आ रही है, बिहेवियर लैक कर रहा है, बिकॉज बोलना इज अ काइंड ऑफ बिहेवियर, इट इज एन एक्शन, इट कैन बी अ रिस्पॉन्स। तो वो बिहेवियर के लिए हमारे पास डिफरेंट थेरेपी सीबीटीज होती हैं, एंड उसके बाद बिहेवियर मॉडिफिकेशंस होते हैं, देन उसके बाद एंजाइटी के लिए बहुत सारे इंटरवेंशंस करवाए जाते हैं, होमवर्क एक्टिविटीज असाइनमेंट्स दिए जाते हैं टू द पेरेंट्स एज वेल एज टू द चिल्ड्रन हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिसऑर्डर। बट वहीं पर अगर शाइनेस और म्यूटिज्म के बारे में बात करें तो उनमें डिफरेंस रहता है टाइम का। टाइम का डिफरेंस किस तरीके से रहता है दैट अगर एक इंसान किसी सिचुएशन में शाय है, कुछ लोग अभी इस चीज को, इस डिफरेंस को समझने की कोशिश करें प्लीज, कि शाइनेस किस तरीके से डिफरेंट हो जाती है और सिलेक्टिव म्यूटिज्म किस तरीके से डिफरेंट हो जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम, कि टाइम की कितनी इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक को समझने के लिए। टाइम का कंसेप्ट क्या है दैट सपोज एक सिचुएशन है, लेट्स से कि कोई बच्चा है अराउंड 5 साल का, 6 साल का या 8-9 साल का एक बच्चा है, वो उसको स्कूल में एक स्पीच देनी है, ठीक, एंड वो स्पीच देने के लिए उस दिन मॉर्निंग असेंबली में रेडी हुआ, घर पे रेडी हुआ, एंड उसके बाद वो स्कूल आया, ठीक। जब वो स्कूल आ रहा है तो स्कूल आते आते वो थोड़ा सा घबरा रहा है, इज रीडिंग द स्पीच, द रिटन फॉर्म ऑफ स्पीच दैट जो उसने लिखी है वो उसको बार बार पढ़ रहा है, बार बार पढ़ रहा है, घबरा रहा है, इधर उधर देख रहा है, कार में है, वैन में, कहीं पे भी है, उसे पढ़ ही जा रहा है, पढ़ ही जा रहा है घबराहट की वजह से, ठीक। दैट इज व्हाट इज टर्म्ड एज शाइनेस। अब शाइनेस यहाँ पर समझ में किस तरीके से आ सकती है कि वो जो उसका एंशियस रिस्पॉन्स था उस टाइम पे, 10 मिनट पहले से, जो उसकी स्पीच बोलने के 10 मिनट 15 मिनट पहले से जो उसके घबराहट था, स्वेटिंग हो रही है, ठीक, घबरा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है, बेसिकली माइंड फॉग, इसको एक हम कंडीशन कहते हैं, दैट इज माइंड फॉग। तो माइंड बेसिकली बिल्कुल धुंधला हो जाता है, बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि क्या करना है। बेसिकली आपका जो रिस्पॉन्स होते हैं, द 3 बेसिक रिस्पॉन्सेज दैट वी हैव एज ह्यूमंस, तो वो ये रिस्पॉन्सेज आते हैं, एंड सेलेक्टिव म्यूटिज्म में ये वाला रिस्पॉन्स जो है बहुत ज्यादा फोकस में रहता है, दैट इज द फ्रीज रिस्पॉन्स, ठीक। फाइट और फ्लाइट, ऑब्वियसली अगर आपके पास सिचुएशन अच्छी है आप फाइट करेंगे, नहीं तो आप डिनाइल में चले जाएंगे, आप फ्लाइट के मोड पे चले जाएंगे। बट द फ्रीज रिस्पॉन्स, दो फ्लाइट रिस्पॉन्स, फाइट रिस्पॉन्स एंड फ्रीज रिस्पॉन्स, द 3 Fs, ये जो 3 Fs होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे साइकोलॉजिकल वर्ल्ड में समझने के लिए कंडीशंस को। एंड टाइम फ्रेम का अगेन मैं दोबारा से अगर बात करूं तो टाइम फ्रेम किस तरीके से डेवलप किया जाता है कि सिलेक्टिव म्यूटिज्म में या एंजाइटी में बच्चा जो है घबरा जाता है, बच्चा डर जाता है, बच्चे के फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, दैट इज फॉर द एंजाइटी। एंड शाइनेस में वो जो इश्यूज हैं या वो जो सिम्टम्स हैं वो बहुत थोड़े टाइम के लिए दिखेंगे, ठीक, तो उसमें टाइम का गैप रहता है। देन अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक, द सेकंड सिम्टम, इनका जो एज प्रेवलेंस रहता है, एज प्रेवलेंस मीन्स कि ये कौन सी एज में शुरू होता है, तो ये अर्ली चाइल्डहुड में स्टार्ट हो सकता है,
तो जो मेन सिम्टम्स देखने को नजर आ सकते हैं, दैट कैन बी प्रेजेंट इन द अर्ली चाइल्डहुड। बट अर्ली चाइल्डहुड में भी हमारे पास जो टाइम लिमिट रहता है दैट इज बिफोर 5 years। तो 5 साल से पहले का जो टाइम रहता है उसमें हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड के सिम्टम्स नजर आते हैं। बिकॉज अर्ली चाइल्डहुड में सिलेक्टिव म्यूटिज्म इस तरीके से नजर आएगा, डीएसएम में आई गेस, अगर आप सबने डीएसएम को समझा हो या सिलेक्टिव म्यूटिज्म का टॉपिक पढ़ा हो तो उस समय आपको समझ में आ सकता है कि डीएसएम में मेंशन्ड है ये चीज दैट 1 month टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए इस सिम्टम को परसिस्ट करते हुए, 1 महीने का टाइम होना चाहिए, ताकि आप सिलेक्टिव म्यूटिज्म उस पर्टिकुलर बिहेवियर को कर रहे हैं। मीन्स आप किसी सिचुएशन में बोलने की कोशिश करते हैं बट आप नहीं बोलते, आप शाय हो जाते हैं, वहीं पर उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया जाता है सिलेक्टिव म्यूटिज्म को शाइनेस से। एंड खासकर जो एजुकेटर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो उस चीज को बहुत ही इजीली कैरी अवे कर देते हैं और उसको हिंदी में बोला जाए तो टरकाने की कोशिश करते हैं कि अरे नहीं, बच्चा घबरा रहा है, बच्चा अभी शर्मा रहा है। बट अगर ये चीज परसिस्ट कर रही है 1 महीने से ज्यादा, इट मीन्स that there is some kind of anxiety, there is some kind of fear that is for the unknown। वो उस बच्चे से पूछना जरूरी है, वो उस बच्चे के साथ बैठना, टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी रहता है उस टाइम पे, ताकि उस बच्चे को एजुकेशन मिल सके कि एंजाइटी या जिस चीज से वो बच्चा घबरा रहा है वो रियल है या इमेजिन्ड है। ठीक। अब यहाँ पर 1 month का जो टाइम दिया जाता है वो डीएसएम के अकॉर्डिंग ऐसा दिया जाता है, 5 years की एज, या इंडियन एजुकेशन सिस्टम में 5 और 6 years इज द एज जब बच्चा स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। जब वो 5 से 6 साल का होता है तो बच्चा स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है। बट वहीं पर हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर ये सिचुएशन 5 या 6 साल से पहले परसिस्ट कर रही है, परसिस्ट किस तरीके से पता चल सकता है कि वो बच्चा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बात करेगा, अपने जो क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर्स हैं लाइक मदर एंड फादर, उनसे बात करेगा, उनके साथ बिल्कुल नॉर्मली बात करेगा, एक दूसरे बच्चों की तरह जैसे लोग बात करते हैं, बच्चे बात करते हैं। बट वहीं पर अगर वो बच्चा किसी रिलेटिव से मिल रहा है जिसे वो जानता भी हो, जिसे वो नहीं भी जानता हो, इट कैन बी ग्रैंड पेरेंट्स एज वेल, तो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी, दादा दादी के साथ भी ये कंडीशंस परसिस्ट कर सकती हैं, जहां पर आप म्यूट हो सकते हैं। म्यूट जस्ट बिकॉज ऑफ एन एंशियस नेचर, just because of a personality trait that is carrying your anxiety on another level, that is carrying your fear of the unknown on an another level and another stage, that is causing this selective mutism illness, or I would say the disorder in that individual। बट वहां पर डीएसएम में एक चीज और मेंशन की गई है कि 1 महीने का टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए जब आप में ये सिम्टम्स दिखे या उस बच्चे में वो सिम्टम्स दिख रहे हैं। बट वो 1 महीना स्कूल का फर्स्ट मंथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्कूल एक ऐसा इन्वायरमेंट है एक छोटे बच्चे के लिए जहां पर वो अपने एक सोशल वर्ल्ड से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से वो अपने सोशल वर्ल्ड से कनेक्ट होता है, कनेक्ट होने की कोशिश करता है और नए लोगों से मिलता है, नए टीचर से मिलता है, उसको कंसेप्ट बच्चे को समझ में आता है कि टीचर्स क्या होते हैं, फ्रेंड्स क्या होते हैं। बिकॉज वो 5-6 साल का बच्चा हो चुका है, अभी तक वो अपनी लोकेलिटी, घर बार, आसपास के बच्चों के साथ ही घुल मिल रहा था, उसके वो लिमिटेड फ्रेंड सर्कल था। बट अब वो देखता है कि उससे बड़े बच्चे भी हैं जो उससे बात कर रहे हैं, जो उसके साथ रह रहे हैं उस स्कूल टाइम में, वहीं उससे छोटे बच्चे भी हैं जो बहुत ही प्ले स्कूल में हैं। तो वो सारे डिफरेंसेस को अभी माइंड में कैलकुलेटिव तरीके से सोचने की, समझने की कोशिश कर रहा होता है। एंड वहीं पर स्कूल एजुकेशन लेवल में या स्कूल लेवल में स्पेशली द टीचर्स एंड द पेरेंट्स, व्हाट दे डू इज कि वो उस बच्चे को टैग कर देते हैं कि ये बहुत ज्यादा शाय है, या ये बहुत ज्यादा शर्माता है, या ये बोलता नहीं है, या इंट्रोवर्ट है। छोटे बच्चों के लिए भी ये टर्म्स आई हैव सीन इन माय क्लाइंट्स की वहां पर वो छोटे बच्चों के लिए भी ये टर्म्स यूज करते हैं कि छोटा बच्चा बहुत शर्मा रहा है, बहुत शाय है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि शाइनेस छोटे बच्चों में आना
जरा सा मुश्किल है। रीजन क्योंकि अभी छोटा बच्चा अपने वर्ल्ड को समझता है, जानने की कोशिश करता है, तो उस वजह से भी हो सकता है कि वो ना बोल पा रहा हो, ना समझा पा रहा हो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को। तो यहाँ पर ये कंडीशन, ये टैगिंग करना बहुत ही गलत मुझे पर्सनली लगता है एज अ साइकोलॉजिस्ट। And that is why we need to dig a bit deeper in the emotions and the feelings of the child. हमें उस बच्चे के साथ समय बिताना चाहिए, जानना चाहिए, महसूस करना चाहिए कि वो किस चीज से घबरा रहा है। हमें पूछना चाहिए, बिकॉज मैंने अभी बताया कि वो अपने पेरेंट्स से बात करेगा, वो अपने क्लोजेस्ट मेंबर से हो सकता है बात करे बिना हिचकिचाए, बिना घबराए, बिना डरे। तो उन लोगों को, खासकर पेरेंट्स के लिए ये वीडियोस बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकती है, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और वो ये चीज़ें फील कर रहे हैं, देख रहे हैं पेरेंट्स दैट उनके बच्चे जो हैं बोल नहीं पा रहे हैं। अभी मैं एक डिफरेंस और क्रिएट करूंगा, जो कि अगेन डीएसएम और आईसीडी के अकॉर्डिंग है, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स एंड रिसर्चेस पे बेस्ड है, कि वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है सेलेक्टिव म्यूटिज्म के लिए। अगेन अब अगर मैं बात करूं द सेकेंड सिम्टम जो मैं अभी डिफरेंस क्रिएट करने वाला हूं, तो उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये डिफरेंस क्या है। एंड यहाँ पर हमें सेलेक्टिव म्यूटिज्म को और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पर हमारे पास सिलेक्टिव म्यूटिज्म को हमने समझा कि बच्चा जब बोल नहीं पाता है बिकॉज ऑफ अ फियर ऑफ द अननोन, एंड उसकी ऑक्यूपेशनल और स्कूलिंग और एकेडमिक लाइफ पर वो चीज़ अफेक्ट कर रही है डीपली, एंड उस चीज़ के लिए हमें एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, और वो कंसेप्ट हमारे पास होता है दैट इज द कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। तो कभी ना कभी हमें एज अ पेरेंट, एज अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, ये चीज़ें उन बच्चों से पूछनी चाहिए, उन बच्चों को देखना चाहिए, उन बच्चों को एनालाइज करना चाहिए कि क्या ये शाइनेस है, क्या ये फियर है, क्या ये डर है, क्या ये घबराहट है, या ये कहीं बायोलॉजिकल कोई कम्युनिकेशन डिसऑर्डर तो नहीं है। बिकॉज कम्युनिकेशन में डिसऑर्डर होना यानी कि बात कर ही ना पाना। क्योंकि जैसा फर्स्ट सिम्टम मैंने समझाया था दैट सिलेक्टिव म्यूटिज्म के जो अफेक्टेड बच्चे होंगे, या सिलेक्टिव म्यूटिज्म से जो बच्चे अफेक्टेड होंगे, वो बच्चे अपने क्लोजेस्ट रिलेटिव्स, क्लोजेस्ट अपने पेरेंट्स के साथ बात कर पाएंगे, मे भी अपने दोस्तों के साथ बात कर पाए, वो जो कि उनके साथ डेली टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो उनसे बात कर पाए। बट अगर बात कर रहे हैं वो बच्चे, तो वो नॉर्मली बात करेंगे, आपको कोई डिफरेंस महसूस नहीं हो सकता कि ये बच्चा जो है बिल्कुल अभी शांत था और ये एकदम से बोलने लग गया। ठीक, तो वहां पर हमें ये पॉइंट समझ में आना चाहिए कि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर तो नहीं है। कम्युनिकेशन डिसऑर्डर में स्टटरिंग स्टटरिंग होती है। ठीक, और ये कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हमारे पास बहुत अलग अलग तरीके के हो सकता है। बच्चे को लैंग्वेज ही ना समझ में आ रही हो सकता है कहीं ना कहीं एलडी हो, लर्निंग डिसेबिलिटी हो। तो ये सारी चीजें हमें समझनी चाहिए उस बच्चे के लिए, उस बच्चे के बिहेवियर से हमें समझनी चाहिए कि कहीं ना कहीं कहीं एलडी ना हो, कहीं कम्युनिकेशन डिसऑर्डर ना हो, कहीं और कोई कंडीशन ना हो जिस वजह से वो बच्चा जो है घबरा रहा हो। रिसेंटली मेरे पास अभी एक केस आया था, एंड मदर का मुझे कॉल आया, एंड द चाइल्ड वॉज 13 years ऑफ एज। बच्ची जो थी वो 13 साल की थी, एंड 13 साल की उम्र में जो मुझे पेरेंट्स ने समझाया, जो मुझे पेरेंट्स ने जो हिस्ट्री दी, बेसिकली रीजन क्या था मुझ तक रीच आउट करने का, एक मेंटल प्रोफेशनल, एक साइकोलॉजिस्ट से रीच आउट करने का रीजन क्या था? द रीजन वाज कि वो बच्ची स्कूल जाने से मना कर रही थी। ठीक, तो वो बच्ची स्कूल जाने से मना कर रही थी, एंड जब मैंने पूछा तो उनका रीजन ये आया कि वो बच्ची घबरा जाती है, वो बच्ची डर में है कि जब वो स्कूल में होती है तो उसे डर लगता है कि उनके घर पे मदर को कोई हार्म ना कर दे, और जब मदर के साथ वो होती हैं तो वो घबराहट में ये चीजें कहती हैं
कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे गलत तरीके से टच करेगा या कोई गलत तरीके से मुझे टच करने की कोशिश कर रहा है, मुझे छूने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके की फीलिंग्स, इस तरीके के एक्शंस, इस तरीके के बिहेवियर्स, और जबकि ऐसा कोई कुछ कर भी नहीं रहा था। ये चीज मैंने क्लैरिफाई करी मदर से, तो मुझे पता चला कि घर पर ऐसा कोई भी माहौल नहीं था, घर पर ऐसा कोई इन्वायरमेंट नहीं था जिस वजह से वो बच्ची अफेक्टेड हो सके इन अ नेगेटिव सेंस रिगार्डिंग द टच। सो जब मैंने थोड़ा और पूछने की कोशिश करी, थोड़ा और एनालाइज करा सिचुएशन को, तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया दैट कि स्कूल में ऐसा कोई कंडीशन हुआ हो, स्कूल में ऐसा कुछ हुआ हो जिसकी वजह से बच्ची जो है वो घबरा रही हो, बच्ची डर रही हो। ठीक। तो मदर का मुझे अगेन रिस्पांस मिला एंड मदर ने कहा कि स्कूल में भी ऐसा कुछ नहीं ना। ठीक। स्कूल में ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी जिसकी वजह से ऐसा वो घबराहट महसूस कर सके। देन मैंने थोड़ा सा और जानने की कोशिश करी, तो रीजन स्कूल में ही मिला। एंड व्हाट वाज द रीजन? ये बहुत ही छोटा रीजन हो सकता है आम लोगों के लिए। आम लोग इस तरीके से हो सकता है इस टॉपिक को ना समझ पाए। आम लोग हो सकता है कि वो ना जान पाए व्हाट द डीपर मीनिंग इज, व्हाट इज द मीनिंग दैट इज लाइंग बिहाइंड व्हाट ऑल दैट इज कॉजिंग द गर्ल्स बिहेवियर। तो मुझे जब रीजन पता चला, जब मैंने और पूछा, सो स्कूल की एक टीचर थी एंड स्कूल की टीचर ने वैल्यू एजुकेशन में एक टॉपिक करवाया था दैट इज ऑन द टच, दैट इज ऑन द गुड एंड बैड टच। अब ये टॉपिक जिस तरीके से बताया गया था, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टुडेज वर्ल्ड। बेसिकली आजकल का जिस तरीके से सोसाइटी का रूल्स है, रेगुलेशंस है, तो उस तरीके से आई गेस गुड और बैड टच एक बहुत अच्छा अवेयरनेस के लिए टॉपिक बन जाता है। बट नाउ द पॉइंट लाइज इज कि ये टॉपिक पढ़ाया कैसे जाता है स्कूल्स में। तो जब मुझे पता चला, तो उन स्कूल की टीचर्स ने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए थे जो उस बच्ची के ब्रेन में स्टक हो गए, उस बच्ची के दिमाग में बैठ गए एंड वो बच्ची जो है थोड़ी सी उस उस टॉपिक से हल्की सी शॉक में आ गई। तो वो शॉक बेसिकली हुआ क्या कि फ्रीज रिस्पॉन्स ले आया उस बच्ची में। एंड वो फ्रीज रिस्पॉन्स क्या था? दैट शी डिनाइड गोइंग टू स्कूल। तो वो स्कूल जाने से मना करती थी बिकॉज कंडीशन स्कूल में ही थी। सो ये एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, बेसिक सिचुएशन है सिलेक्टिव म्यूटिज्म की। अब यहाँ पर मैंने डायग्नोसिस क्रिएट नहीं किया सिलेक्टिव म्यूटिज्म का, बिकॉज एक महीना नहीं हुआ था। ऑब्वियसली वी हैड टू गो थ्रू द डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज एज वेल। बट ये इनिशिएशन हो सकता था, एक इनिशिएशन हो सकता था ये सेलेक्टिव म्यूटिज्म का, जहां पर बच्चा जो है बोलना बिल्कुल फ्रीज कर सकता है, बंद कर सकता है उन कंडीशंस में, उन सिचुएशंस में जहां से उसको एंशियस रिस्पॉन्स मिल रहा है या जहां से वो डर की फीलिंग में जी रहा है। सो वो एक कंडीशन थी। एंड सिलेक्टिव म्यूटिज्म को समझाने के लिए एक मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, बट अगेन वो सिलेक्टिव म्यूटिज्म का एक सिचुएशन नहीं था, दैट वाज व्हाट इज नोन एज द फ्रीज रिस्पॉन्स। एंड सेलेक्टिव म्यूटिज्म के लिए बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि यहाँ पर जो एंजाइटी क्रिएट होती है, एंजाइटी की वजह से एंजाइटी को समझना जरूरी हो जाता है। एंजाइटी बच्चों में समझानी बहुत जरूरी हो जाती है। एंड यहाँ पर एक डर और हो सकता है बच्चों में, दैट इज ऑफ द हाई सोशल एंजाइटी। तो उन इंडिविजुअल्स में सोशल एंजाइटी हाई हो सकती है, यानी सोसाइटी में मिलना जुलना, घबराहट उससे महसूस होना, तो ये बहुत आम बात हो सकती है। एंजाइटी हमारे लिए बहुत पॉजिटिव भी हो जाती है कभी ना कभी, बट अगर वो एक मंथ से ज़्यादा परसिस्ट कर रही है ऑन अ कंटिन्यूम, एक कंटिन्यूस मैनर में, देन एक छोटे बच्चे के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि कहीं उस बच्चे को कम्युनिकेशन डिसऑर्डर तो नहीं है, कहीं उसको लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं है, कहीं वो स्टटरिंग तो नहीं कर रहा, कहीं वो
फंबल तो नहीं कर रहा, या उसको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, या उसको बेसिकली बहुत डिफरेंट टाइप की एंजाइटी, जर्नलाइज एंजाइटी तो नहीं है, या फोबिया तो नहीं है। कुछ बच्चों को बेसिकली टेस्ट एग्जाम फोबिया या एक सब्जेक्ट से फोबिया हो सकता है, डर लगने लग सकता है, जिस वजह से वो हो सकता है वो क्लास में चुप रहते हो बट ओवरऑल वो हर चीज में बोलते हो। तो वो सेलेक्टिव म्यूटिज्म नहीं है। ठीक, तो ये डिफरेंस जानना जरूरी है कि स्कूल में एक बच्चा जो है वो बात कर रहा है, बोल रहा है, आराम से अपने दोस्तों के साथ लंच भी कर रहा है, खेल भी रहा है, बट जैसे ही वो पीरियड आता है, जैसे ही वो क्लास स्टार्ट होती है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जिससे बच्चे के मन में डर पैदा हुआ है, तो वो सेलेक्टिव म्यूटिज्म नहीं है, दैट इज एंजाइटी। एंड दैट इज ऑल्सो नॉट कि वो बच्चा नॉलेजेबल नहीं है। उस बच्चे को हो सकता है समझ में आता हो, वो बच्चा घर पे उस चीज को बहुत अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करता हो, वो बच्चा समझता हो घर पे जाके, जब भी पढ़ता है जहां भी पढ़ता है वो समझता हो उस टॉपिक को, बट वो स्कूल में नहीं बोलेगा, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल्स इस तरीके से दिए जाते होंगे, या स्कूल में इस तरीके से उस टॉपिक को पढ़ाया गया होगा। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द टीचर्स और द education faculty members of the schools. They are doing their work very diligently and very hardworkingly, बट कहीं ना कहीं बच्चों की फीलिंग्स, बच्चों के इमोशंस और बिहेवियर्स को समझने की भी ज़रूरत होती है। सो ये मेरा आज का टॉपिक था सिलेक्टिव म्यूटिज्म का। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। जिस तरीके से आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक्स दे रहे हैं, एंड आई होप कि आप आज की इस वीडियो को भी देखें, एंड तक ज़रूर देखें, बिकॉज कुछ टॉपिक्स, कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि मैं अपने पर्सनल थेरेपी सेशन से कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐड ऑन करूँ, ताकि वो एक्सपीरियंसेस आपके लिए इंफॉर्मेटिव हों, आप जान पाएँ कि एक थेरेप्यूटिक सेशंस में क्या क्या फैक्टर्स आ सकते हैं जो मदद कर सकते हैं एक थेरेपी सेशन को कंटिन्यू करवाने में। So once again, I thank you all for liking and supporting my channel. We'll meet in another video regarding the topic. I guess कि आप मुझे बताइए कि मैं क्या टॉपिक चूज करूं for the next session. The topics that I have selected are PTSD, post traumatic stress disorder, and about बेसिकली ये भी एक तरीके का स्ट्रेस डिसऑर्डर ही है, एक तरीके का एंजाइटी डिसऑर्डर ही है पीटीएसडी। एंड वहीं पर एक नया टॉपिक जो कि होगा जीएडी, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। सो फील आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि मैं इन दो टॉपिक्स में से क्या चूज करूं, या इन दो टॉपिक्स के अलावा अगर कोई टॉपिक आपके नोन है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, सो काइंडली रिवर्ट बैक इनटू द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू। Stay healthy and keep learning.